इवनिंग बच्चों, चलिए आज वीडियो है ये हिंदी में रहेगा। इंग्लिश में ऑलरेडी मैं लिंक दे चुका हूँ और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पूर्ण रूप से इंग्लिश में है। और ये वीडियो जो है वो पूर्ण रूप से हिंदी में रहेगा। इंग्लिश का भी प्रयोग नहीं करूंगा, ना हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं करना है मुझे। एकदम अनिवार्य है जो कि लगेगा कि जहाँ पे मैं हिंदी जिसकी मैं बोलचाल में इंग्लिश ही प्रयोग होती है, जैसे हम जनरल भाषा में विद्यालय नहीं बोलते हैं, स्कूल बोल देते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था अगर उस तरह की चीज आती है तो वैसा रहेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पूर्णतः हिंदी हो और हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे, मैं कोशिश करूंगा ये भी कि बच्चे अच्छी हिंदी सुने और उनको लगे कि हाँ चलो कोई ऐसा इंसान है जो कि पूर्णतः हिंदी में बात करता है और पूर्णतः हिंदी में मुझे स्टडी मटेरियल्स और रिलेटेड जो भी चीजें हैं उपलब्ध करा सकता है। चलिए आइए स्लाइड पे आते हैं। ये जो है ये पूरी तरह से मेरे परिचय से संबंधित वीडियो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा। आइए अब शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में होगा। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मतलब इसका आप समझें कि ये हो गया खुद का परिचय। ठीक है, अब आ जाइए। और उसके बाद होगा वो सारी परीक्षाएं जो मैंने अंतिम रूप से जिसमें चयनित हुआ, मैं अंतिम चयन इसमें हुआ, अंतिम चयन हुआ जिसमें उन परीक्षाओं में के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और फिर मैं बात करूंगा वो परीक्षाएं जिसमें मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, जिसमें मैं साक्षात्कार तक पहुंचा। परीक्षाएं जिसमें साक्षात्कार में मैंने अटेंड किया, मैं साक्षात्कार तक पहुंचा, बट अंतिम रूप से मेरा उसमें सिलेक्शन या चयन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं अपना जो मेरा करियर है, मेरा जो अभी तक जो काम काज है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ क्या काम है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये तो हो गया कि मेरा काम क्या है अभी फिलहाल जो मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद हो गया कि मेरा जो है क्या उत्तरदायित्व तो होगा, तरह से कहे तो मेरा क्या उत्तरदायित्व तो होगा आपके तैयारी में, मैं क्या करूंगा, किस तरह से आपको गाइड करूंगा उसके बारे में है। फिर मेरे जो प्रामाणिकता से संबंधित है कि हाँ भाई मैं जो करता हूँ सही में वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसकी प्रामाणिकता के से संबंधित एक छोटा स्लाइड होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहले तो मैं अपना खुद का परिचय देता हूँ। ये मैं हूँ, मेरा नाम प्रत्युष प्रियदर्शी है। मेरी जो शिक्षा हुई है वो मैंने स्नातक किया है यांत्रिकी अभियंत्रण में, बीआईटी से, जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, हिंदी में यांत्रिकी अभियंत्रण कहते हैं। और अगर मुझे हिंदी में कहीं कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी बोल पाऊँ आपके लिए। और जो मेरा काम काज है वो 7 वर्षों से, या कहें इस बार तो 8 वर्ष हो गए, 8 वर्षों से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ। अभी फिलहाल मैं गुजरात में हूँ और मैनेजर के पद पे मैं कार्यरत हूँ और करीब 8 वर्ष हो गए। 2014 में ही मैंने ये संस्था में अपना योगदान दिया था, 2014 के मई महीने में। अब आ जाएं आगे, देखते हैं कि क्या क्या है आपके लिए, मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। मैं ये तो पूरी तरह से परिचय से संबंधित पूरा वीडियो है, ताकि आपको ये पता चले कि जिस इंसान के साथ आप आगे की वीडियोज में मतलब इंटरेक्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो इंसान क्या अस्तित्व रखता है, क्या उसका पहचान है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो किस तरह से हमें मदद कर सकता है, किन किन विषयों में, किन किन परीक्षाओं में हमारी मदद कर सकता है।
मैं कोशिश करूंगा कि हर एक जो स्नातक स्तरीय जो भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो एक दिन वाली हो या लिखित परीक्षाएं हो या ऑब्जेक्टिव हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली हो, तो सारी परीक्षाओं में मैं आपकी मदद कर सकूं। अब आइए वो एक परीक्षाएं हैं जिसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ, अंतिम रूप से जिसमें मेरा चयन हो गया, उन सब परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले मैं भी आपकी तरह ही एक संघर्षशील कैंडिडेट था, एस्पायरिंग कैंडिडेट था। मेरी भी इच्छाएं थी कि मैं बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर करूं, बड़ा अधिकारी बनूं, तो मैं भी तैयारी करता था। मेरा भी संघर्ष उसी तरह से रहा है जिस तरह से आज आपका होगा या आप कर रहे होंगे। उसी में मैं चाहूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं, सहायता करूं, और आपको ये कभी ना लगे कि कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। मैं काउंसलिंग भी करूंगा आपकी। काउंसलिंग मतलब होता है कि आपको विषय से इतर बहुत सारी दूसरी जानकारियां दूंगा जो मेरे अनुभव पे आधारित है, जो बैंकिंग क्षेत्र में, मेरे वित्तीय संस्थानों में मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे भी बात करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एक तरह का ऐसी व्यवस्था दूं जहां पे कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक जितनी भी चीजों की जरूरत होगी, जितनी भी उन सारे टूल्स टेक्निक्स की जरूरत होगी जिनकी आपको परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने के लिए जरूरत होती है, वो सब मैं उपलब्ध कराऊं आपको। मटेरियल हो गया, आपसे इंटरेक्ट करके, आपसे बातचीत करके आपको बताऊं कि किस तरह से आप अपना जो व्यक्तित्व है उसको बेहतर बना सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में बात होगी धीरे धीरे। आज तो ये वीडियो परिचय से रिलेटेड यहीं तक इसको रखते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोज में मैं बहुत सारी बातें आपसे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी कर बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें और साथ ही साथ रोचक चीजें, रोचक कहानियां हैं मेरे साथ जो मेरे स्ट्रगल के दिनों की, वो सब भी शेयर करूंगा। चलिए, ये IBPS हो गया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है, जो कि बैंक के पदाधिकारियों के चयन के लिए एक संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर पे एग्जाम परीक्षाएं लेती हैं। ये मेरा है RRB, ये रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूं मैं। ये मत समझिएगा आप कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या कि रेलवे चयन परीक्षा से रिलेटेड कोई एग्जाम है, ऐसा नहीं है। तीसरा जो है हमारा वो SSC है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग, इसको कहें कर्मचारी चयन आयोग जिसको कहते हैं। इसके द्वारा कुछ परीक्षाएं हुई थी, उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ था। सबसे पहले तो ये जान लें कि IBPS जो है वो 3 तरह की परीक्षाएं लेता है। एक तो हो गया स्पेशलिस्ट, एक होता है जनरलिस्ट और एक होता है लिपिक। मतलब स्पेशलिस्ट हो गया जो कि किसी खास क्षेत्र का स्पेशलिस्ट है, SO जिसको बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जनरलिस्ट मतलब सामान्य प्रशासन के लिए लोगों का जिसका चयन होता है उसको कहते हैं PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर, या उसको कहें जिसको आप कहते हैं परिवीक्षाधीन अधिकारी। परिवीक्षाधीन, अभी यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं अभी नया मैंने अभी शुरू किया है, तो धीरे धीरे मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, क्लर्क हो गया लिपिक। लिपिक की जो परीक्षा होती है उसमें तो आ जाइए देखते हैं। 2013-14 में मेरा जो अखिल भारतीय स्थान था वो 1160 था और बैंक जो मुझे मिला था वो बैंक ऑफ बड़ौदा मिला था। जो क्लर्क भी 2013-14 में ही मेरा अखिल भारतीय स्थान था वो 76 था और बैंक जो मुझे मिला था वो PNB मिला था, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें मुझे घर में पोस्टिंग मिली थी। मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं दरभंगा बिहार का निवासी हूँ, तो मुझे यहाँ पे पोस्टिंग मिल रही थी। लेकिन पहले से मेरा PO में सिलेक्शन हो गया था, ऑफिसर ग्रेड में, तो अधिकारी वर्ग में हो गया था, तो मैं नहीं गया इसमें। फिर RRB जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें भी परीक्षाधीन अधिकारी में भी चयन हुआ और लिपिक में भी चयन हुआ। और उसी में 2013-14 में ही ये जो परीक्षा होती है RRB की, ये IBPS ही लेता है, यही इसके एग्जाम का संचालन करता है। इसका संचालन जो है वो IBPS ही करता है। तो आप ये अलग अलग चीजें नहीं है, यहाँ पे मैंने स्लाइड में बस बताने के लिए, क्योंकि एक जगह इसको नहीं कर सकता था मैं, वो कंजेस्टेड जैसा हो जाता, आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। चलिए, उसमें बैंक लॉट हुआ, मुझे जो बैंक मिला वो था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। उसके बाद क्लर्क में भी 2013-14 में जो अखिल भारतीय स्थान था मेरा 76 था और बैंक जो मुझे मिला था वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मिला था। अब आ जाइए SSC में, और उसमें था कैबिनेट सेक्रेटरीट, जो कैबिनेट सचिवालय होता है ना, यूनियन कैबिनेट जो केंद्रीय सचिवालय होता है, उसमें सेंट्रल कैबिनेट नहीं, सॉरी,
यूनियन कैबिनेट का जो सचिवालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसका एक सचिवालय होता है, उसमें कुछ रिक्तियां आई थी जो सामान्यतः ये चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहती हैं, क्योंकि इसमें रिक्तियों के आधार पर जो अगर कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने कुछ रिक्तियां अगर एसएससी को, कर्मचारी चयन आयोग को भेजी हैं, तो वो उस आधार पे चयन के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। ये ऐसे सीजीएल, सीएचएसएल, इस तरह के जो एग्जाम्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए उनकी तरह ये हर साल इनका संचालन नहीं होता है। ये रिक्ति आधारित परीक्षाएं। चलिए अब आगे देख ले। जो भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के बारे में आप जानते होंगे। उसमें सुपरवाइजर का जो था ग्रेड 3 का ये एक परीक्षा थी, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब देख लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात करूं तो 2014 में मेरा अखिल भारतीय स्थान 49 था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे, जो मेरा प्रमाणिकता की जांच के लिए मुझे लखनऊ बुलाया गया था, प्रमाण पत्र जांच के लिए, और उसके बाद मुझे पोस्टिंग मिलती। मेरा पूरी तरह से अंतिम सूची में चयन था, बस मुझे अपना डॉक्यूमेंट वहां दिखाना था और फिर आगे जो सेवा योगदान के लिए मुझे आगे जाना था। चलिए आगे अब देखते हैं। जो भारतीय खाद्य निगम में मेरा जो रैंक आया था वो 113 था, और जो अलॉटेड, जो कहें कि प्रमाण पत्र जांच के लिए लखनऊ ही मिला था। कैबिनेट सेक्रेटरीट में शायद इसमें 77 रिक्तियां थी, जिसमें कि मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि मुझे इसमें मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन क्योंकि इसका जो था एक तरह कहें कि टीयर 1, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि चार क्वेश्चन वाला एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे 4 उत्तर होते हैं और बहुत सारे उसमें सवाल थे। मुझे जहां तक याद आ रहा है, करीब 8 साल पहले का ये एग्जाम परीक्षा थी, तो मुझे पूर्णतः तो याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है 200 सवालों का था ये, 50-50 करके 4 खंड में सवाल थे। और फिर जो आगे एग्जाम हुआ वो लिखित परीक्षा थी, एक लिखित परीक्षा थी, जिसमें फिर सामान्य अध्ययन, फिर आपका सामान्य ये क्या कहते हैं, गणित, और इन सब चीजों की परीक्षाएं थी। मतलब ये सारी परीक्षाएं लिखित थी, इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि ऑब्जेक्टिव जैसा कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर अंग्रेजी की, इसी में फिर अंग्रेजी की भी एक लिखित परीक्षा थी, ये एक अलग पेपर था, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू था, तब जाके फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या प्रमाण पत्र जांच का स्थिति थी। तो ये क्योंकि पूरी तरह से लिखित परीक्षा थी और बहुत कम सीटों के लिए थी, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाए, लेकिन हो गया था। और रेगुलर सामान्य परीक्षा भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये तो 4 साल 5 साल में एक बार निकलती है, तो पता नहीं रिजल्ट भी, परिणाम भी उसी तरह से निकालेंगे ये लोग। तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था इसके लिए। मैंने ये सारे जो देखिए यहाँ पे क्लर्क, ये हो गया, इसका पीओ ये छोड़ दिया, ये क्लर्क छोड़ा, फिर एसपी ये भी नहीं ज्वाइन किया मैंने, इसको नहीं, जो सेवा नहीं दी यहाँ पे मैंने। उसका कारण था सबसे बड़ा कि जो मैंने इसमें योगदान दिया, इसको नहीं, इसमें आगे नहीं बढ़ा, मैं इसमें नहीं बढ़ा, इसमें नहीं बढ़ा, इसमें भी नहीं बढ़ा, और इसमें इसका कारण था कि इसका कारण कुछ और था। ये तो मेरा जो था कि एकदम निर्णय था कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। कारण था कि ये इसमें इस पोस्ट में मुझे जो वेतनमान मिल रहा था, वेतनमान और भत्ता जिसको कहें, पे एंड अलाउंसेस जो था, वो बेहतर था, इन सब से बेहतर था, ठीक है। तो आज भी वो स्थिति वही है, कोई अलग नहीं है। ये इसके बारे में बहुत मैं सटीक नहीं था कि मैं फाइनली सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, क्या मेरे अंक थे मुझे नहीं पता था, इसीलिए। और दूसरी बात ये थी, इस समय मैं प्रशिक्षण में था। इसका जब परिणाम आया था, तो उस समय मैं इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रशिक्षण में था, तो मैं छोड़ नहीं सकता था उस समय में। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, जो भी प्रशिक्षण के दौरान और जो कार्य प्रणाली थी मुझे अच्छी लग रही थी, तो उसके लिए मैंने उसमें कंटिन्यू किया। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब ये मैं बताऊंगा कि वो सारी परीक्षाएं जहां मैं साक्षात्कार तक पहुंचा, लेकिन आगे नहीं जा पाया, अंतिम सूची में मेरा नाम नहीं था पोस्टिंग के लिए। आइए देख लेते हैं। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो
सिविल सेवा की परीक्षा होती है, उसमें मेरा चयन हुआ था साक्षात्कार के लिए। दूसरी परीक्षा, पहले परीक्षाओं के बारे में देख ले। आरबीआई प्रबंधक जो वर्ग बी के लिए, उसमें हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सैन्य परीक्षा होती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जिसको कहते हैं, सीडीएस, उसके परीक्षा में भी मेरा इंटरव्यू में या कहें एसएसबी में, इसको एसएसबी वहाँ पे कहा जाता है, एसएसबी में के लिए मेरा चयन हुआ था। फिर इसमें जहाँ देखे तो टेक्निकल में हुआ था मुझे, मेरा टेक्निकल मीन्स माने होता है क्या कि तो जैसे इंजीनियरिंग किए हुए हैं या ऐसा कुछ है तो उनको बुलाया जाता है एसएसबी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एसबीआई पीओ में मेरा हुआ था, एसएससी सीजीएल में हुआ, उसके बाद एसएससी सीपीओ जो सेंट्रल आप कहें तो केंद्रीय स्तर पर जो आरक्षी पद के लिए, सब इंस्पेक्टर के पद के लिए जो चयन होता है एसएससी के द्वारा, उसमें हुआ। फिर एसएससी का एक रिसर्च ऑफिसर करके था, वो भी एक कहें तो स्पेशलिस्ट पद था, मतलब टेक्निकल पद था, जिसमें कि उन्होंने टेक्निकल कहें तो एक तरह से जो लोग इंजीनियर थे उन्हें बुलाया गया था, किसी न किसी शाखा से, जिन्होंने किसी न किसी ग्रेड से, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी ट्रेड से, उनको बुलाया गया था। अब आ जाइए संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी मतलब हुआ यहाँ पे संघ लोक, आप लोग जानते ही होंगे, सेवा आयोग द्वारा जो अखिल भारतीय स्तर पर सिविल सेवा परीक्षा होती है, सिविल सेवा परीक्षा जो होती है वही 2015 की परीक्षा थी। उस समय मेरा जो साक्षात्कार था वो डीके दीवान थे, जो कि उपाध्यक्ष थे भारतीय नौसेना के, उनके बोर्ड में हुआ था। वो उसके वहाँ के बोर्ड के भी चेयरमैन थे उस समय, हमारे जिस बोर्ड में ये थे उसके चेयरमैन यही थे। जो चेयरमैन होते हैं उन्हीं के नाम से बोर्ड जाना जाता है, तो डीके दीवान बोर्ड में मेरा था। और स्कोर जो मेरा डिटेल था, संख्या अंक जो मुझे मिले थे, ये सब देख लीजिए, अंक है। मैं यहाँ पे करीब 7 नंबर से मेरा बस 7 नंबर ऊपर आया था लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं। तो मैं, ये बहुत अच्छा अंक नहीं है। अगर आप सही में अपना चयन चाहते हो तो कम से कम 50 से 60 नंबर ऊपर अपने जो कट ऑफ अंक होता है उससे ऊपर लाना पड़ेगा, तभी जाके आप अंतिम रूप से चयनित। और साथ ही साथ साक्षात्कार में भी अच्छा प्रदर्शन चाहिए। साक्षात्कार में तो करीब अच्छा था मेरा 135, जहां तक यहाँ देख रहा हूँ मैं 135 अंक थे मुझे। और मेरा जो मैं नहीं हो पाया अंतिम रूप से चयनित, उसमें 60 नंबर से, आप यहाँ देखेंगे 877 कट ऑफ था और 818 नंबर मेरा आया था, तो 7 नंबर से मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया था। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ग्रेड बी 2016 में, ये बहुत मेरे लिए, मैंने बहुत इसमें मेरा मन था कि मैं जाऊं, और किसी तरह से मैं चाहता था कि इसमें सिलेक्शन हो, मेरा चयन हो, क्योंकि जो ये एक नियामक संस्था है। नियामक संस्था मतलब आप समझते होंगे, जिसको इंग्लिश में रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडी। तो ये नियामक संस्था है सभी वित्तीय संस्थाओं की। सभी जो वित्तीय संस्थाएं हैं भारत में, उन सब की ये नियामक संस्था है। तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जो ओहदा हो बेहतर हो, तो मैं चाहता था कि हाँ, मुझे मन था बहुत कि मैं इसमें मेरा सिलेक्शन हो। यहाँ पे देखिए मैं करीब 8 नंबर से पीछे रह गया, 244 में कट ऑफ था और 236 मार्क्स नंबर ही आ पाए। अगले वर्ष से फिर मेरा शायद मेरी उम्र नहीं रही होती, इसलिए मैं नहीं दे पाया, एज लैप्स हो गया था। तो चलिए आते हैं आगे। यूपीएससी सीडीएस जो है संघ लोक सेवा आयोग का सैन्य परीक्षा के लिए, उसमें मेडिकल में मैं निकल गया, क्योंकि अस्थमा का पता चला कि मुझे दमा है, तो मुझे निकलना पड़ा। एसबीआई पीओ 2014, उसमें भी मैं इंटरव्यू में से नहीं हो पाया। मेरा जो अंक था वो लिखित में बहुत अच्छा नहीं था। एसएससी सीजीएल में क्या हुआ कि एग्जाम जो है, परीक्षाएं जो सीजीएल जिसको कहते हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षाएं अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा लोग उसमें पारदर्शिता नहीं है अभी तक लोग 2018 के जो बच्चों ने जो परीक्षाएं दी, उसका अभी भी सेवा के लिए वो अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं उनको पोस्टिंग मिलेगी। तो इस तरह से बहुत बार दिक्कतें होती रही एसएससी में,
जो कि कर्मचारी चयन आयोग है। कर्मचारी चयन आयोग में दिक्कतें होती रही। और फिर आ जाइए ये वही आरक्षी पद के लिए, जो केंद्रीय स्तर पे तो 2014 में वो तो मुझे पता चल गया था कि दमा है मुझे, तो मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मैं फिर भी एग्जाम में मैं बैठा था। चलिए, ये हो गया एसएससी का, जो कर्मचारी चयन आयोग का रिसर्च पदाधिकारी के लिए एसएससी ने लिया था। राज्यसभा सेक्रेटरीट के लिए इसकी जरूरत थी। राज्यसभा सचिवालय जो है, राज्यसभा सचिवालय में यह रिसर्च ऑफिसर का पद जो है, यह पद सृजित किया गया था। मतलब इस पद का वैकेंसी आई थी, उसमें 2015 में मेरा इंटरव्यू में मैं नहीं हो पाया। अब आज थोड़ा सा मैं अपना जो मैं काम क्या करता हूँ उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या मेरा प्रोफाइल रहा, क्या मैं किस तरह से मैंने क्या क्या कार्य किए हैं। कहाँ सिलेक्शन का तो मैंने आपको चयन का बता दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा चयन हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्यवेक्षाधीन अधिकारी के रूप में, प्रोबेशनरी ऑफिसर को पर्यवेक्षाधीन अधिकारी बोलते हैं। पर्यवेक्षाधीन अधिकारी आपको पता होगा। ये 19 मई 2014 को मेरा योगदान हुआ कलकत्ता में मैंने योगदान दिया कलकत्ता। और वहां से फिर मुझे जो पोस्टिंग मिली पीओ के रूप में, परीक्षाधीन अधिकारी के रूप में, मैं 1 साल रहा रघुनाथपुर में 2014-15। फिर 15-16 में मुझे संयुक्त प्रबंधक के रूप में बिजली ब्रांच दिया गया। फिर संयुक्त प्रबंधक के ही रूप में मुझे जो 11 में रखा गया। फिर मैं शाखा प्रबंधक बना बसंतपट्टी में, शिवहर बिहार एक जगह है। फिर मैं फिर से शाखा प्रबंधक रहा, जो कि वाव ब्रांच है, वाव नाम करके एक जगह है गुजरात में। फिर बहुत सारे अदर विभागों में, अलग अलग विभागों में, वसूली विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय में मैंने योगदान दिया। और अभी मैं गुजरात में हूँ, कार्यरत हूँ। अब आ जाइए कि मेरा आप योगदान क्या होगा। मेरा योगदान आपकी तैयारी में क्या रहेगा, ठीक है। मेरा योगदान आपकी तैयारी में क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आपको गाइड करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा जीएस और करंट अफेयर को लेके, जो कि बैंकिंग, एसएससी और जितने भी स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उन सब में जो जीएस पूछा जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी मैं आपको टाइम से वो वीडियोस देता रहूं, उसका जो सब्जेक्ट मैटर उसके बारे में बताता रहूं। मेरी जो स्टार्टिंग होगी वो बैंकिंग से होगी, और उसके साथ ही साथ अलग बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा आप जाइए कि अंग्रेजी की जो जितनी भी ये परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन सब में अंग्रेजी का जो स्तर है उसमें कोशिश करूंगा मैं वो आपको इंग्लिश की भी में भी गाइड करूं। तीसरी चीज है रीजनिंग। वही चीजें मैंने ली हैं जिसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था अपने एग्जाम के समय में, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको नई नई चीजें बताऊं, और जो अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके आधार पर मैं अद्यतन जानकारी आपको देता रहूं। अब आ जाइए कि चलिए, तो इतनी चीजें मैंने बता दी आपको, इन चीजों में मैं हेल्प करूंगा। और वीडियोज जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट और यूट्यूब पे तो आपको मिलते ही रहेंगे। और चलिए, हमारी जो जर्नी है, जो आज से यहाँ से यात्रा उसको शुरू करते हैं। और मैंने जो चैनल बनाया है उसका नाम है प्रियदर्शी वेदिका। जैसा आपको नाम से लग रहा होगा, वेदिका का मतलब होता है वेदी, मतलब जो हवन की वेदी होती है उसको वेदिका कहते हैं। मतलब कि ज्ञान की वेदी है ये मेरे नाम से में ये है अल्टार ऑफ नॉलेज, जो आप यहाँ देख रहे हैं, अल्टार ऑफ नॉलेज, अल्टार ज्ञान की वेदी, ठीक है। मेरे चैनल का अर्थ ये हुआ, ये मेरा नाम का मेरा टाइटल है। चलिए, अब ज्यादा क्या कहूँ, देखिएगा आपको जरूर कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक चीजें ही मिलेगी जो आपके तैयारी में आपको मदद करेंगी। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अब मैं अपनी प्रामाणिकता को रखने के लिए कि हाँ भाई, क्योंकि आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत प्रामाणिक रूप से और
ऑथेंटिक नहीं रहती हैं। ये लोग बस बोल देते हैं और फिर पता नहीं चलता है कि सच में वो व्यक्ति वही है या नहीं है। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास ज़्यादा ईमानदारी से मैं अपने आप को पेश करना चाहूँगा कि ये देखिए मेरा आई कार्ड है। चलिए अब आगे देखा जाए, ऑफिशियल आई कार्ड है जो मेरे को मुझे बैंक ने अलॉट किया है। ये सब जो है मेरे जो अवार्ड है और जो भी मैंने योगदान दिया है अपने बैंक में, उन सब वो सारी चीज़ों का योगदान का प्रतिफल है कि मुझे अपने बड़े और सीनियर अधिकारियों जैसे ये हैं, ये जीएम साहब हैं, ये एजीएम हैं, ये भी एजीएम हैं, ये भी समय-समय पर मुझे अलग-अलग अलग-अलग विभागों के द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है और ओवरऑल जो मेरा परफॉर्मेंस था, एक्सेलेंसी का अवार्ड वो भी मुझे मिला हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपना योगदान मैं हमेशा देता रहा हूँ और मैं योगदान आप में आपकी तैयारी में भी दे पाऊँगा, मुझे ये उम्मीद है। और आगे की जितनी वीडियो होंगी और हमारा आप लोगों का आपके साथ जो बातचीत होगी, वो काफ़ी रोचक और अच्छी हो और सकारात्मक हो। इसकी कामना के साथ मैं यही कहूँगा कि ज़रूर देखें, मेरा चैनल देखें और अ, उसका फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।